हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाभी शिक्षक भाई सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी करने में जुटे हुए होंगे। तो जैसा कि कल हमारा क्विज था, है ना, टैलेंट खोजें प्रतियोगिता थी कल हमारी। तो प्रश्नोत्तरी में सब लोगों ने भाग लिया था, बहुत अच्छा सबका आंसर था, सबका बहुत अच्छा रिजल्ट था। हाँ, अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया उसका क्योंकि टेक्निकल थोड़ा इशू था। तो कल हम आपको शाम तक आपको प्रोवाइड करा देंगे कि क्या 3 जो हमारे लकी ड्रॉ हैं तो कौन है, नाम क्या है उनका। तो कल हम आपको बता देंगे क्योंकि आज टेक्निकल के कारण हम कुछ बता नहीं पाए हैं। तो कल आपको क्लियर हो जाएगा, कल हम बता देंगे, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स मैसेज भी कर रहे थे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कल जो लकी ड्रॉ में शामिल हुए होंगे, जो मिले होंगे, तो वो 3 हमारे कल मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। और कल का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, सभी साथी जुड़े, सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। उम्मीद करती हूँ आप इसे कंपटीशन ना ही समझ करके एक अपना आकलन समझिए। हम ये पुरस्कार हो या ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, है ना। आपका मायने ये है कि हमारे यहाँ पर टेस्ट, मतलब हम जो टेस्ट दे रहे हैं, तो हमने जो तैयारी कर, क्योंकि आपको सरकारी सीट पक्की करनी है ना। आपको सरकारी सीट पक्की करनी है तो आपको अपनी तैयारी को भी देखना होगा कि आपने जो जिस तैयारी के लिए अभी तक जुटे हुए हो, तो वो तैयारी कितनी बेहतर है ना। तो आप सबको ऑब्जर्व करना है, मुझे भी देखना है कि मेरे साथियों की तैयारी कैसी है। तो मैंने देख लिया कि संभवतः सबकी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी जो कमी है तो वो हम सब साथ में मिलकर पूरा करेंगे, तो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अपना कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और आप चिंता बिल्कुल मत करें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी पेडागोगी की जो क्लास चल रही है, साथ में मैं व्याकरण का पार्ट भी साथ में लिए रहती हूँ, ताकि आपको कोई भी सेशन छूटने ना पाए, कोई भी आपका पार्ट बिल्कुल ना छूटने पाए। और मैं जल्द ही आपको वो भी टर्म्स बता दूंगी जो कुछ क्लासेस, जैसे कुछ CTET के, कुछ MP टेट के, UP टेट के, रीट के कुछ निगेटिव वर्ड्स रहते हैं, है ना, जो कि आपको देख करके वहाँ पर रॉन्ग आंसर कर देना है। तो मैं वो टर्म्स आपको कल तक बता दूंगी या नेक्स्ट डे आपको बता दूंगी, वो चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग नहीं होना है। तो यहाँ पर व्याकरण पाठ, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं, 2 पैसेज रहते हैं, एक गद्य से रहता है, एक पद्य से रहता है ना। और यह व्याकरण पाठ रहता है थोड़ा सा 2-4 नंबर के, और ऐसे ही आपका पेडागॉगी पार्ट रहता है। तो हम साथ में एक दिन कहेंगे, तो हम यहाँ पर पैसेज से भी ले लेंगे क्वेश्चन, 2 पैसेज रख लेंगे, तो 2 पैसेज से भी हम अपना यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ्स पेडागॉगी चल रही है, मैथ्स का पार्ट भी चल रहा है, EBS की पेडागॉगी चल रही है, साइंस का भी पार्ट साथ में हम ले रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई होकर के चिल करके यहाँ पर डेली, हाँ, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। तो एक दिन देख लीजिएगा, जिस दिन हमारा लास्ट, हम अपना यहाँ पर आपके एग्जाम से पहले अगर टेस्ट लेते हैं, तो आपका देखिएगा 30 में अगर 20 नहीं, 28 या 29 नहीं आया, तो भी बताइएगा कि मैम अब नहीं आ रहा है ना। तो आप उम्मीद बनाए रखिए, मैं भी आपके साथ उम्मीद बनाए रखी हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो उम्मीद बिल्कुल मत तोड़िएगा, वैसे तोड़ते भी नहीं उम्मीद अब तक आप। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए देख लेते हैं यहाँ पर टाइमिंग जो क्लास की रहती है। डेली रात्रि के 9 बजे आपकी क्लास रहती है। कितने बजे? यहाँ पर डेली के रात्रि 9 बजे क्लासेस रहती है। मैथ्स की भी क्लास रात्रि 11 बजे रहती है। तो अगर आपका टाइम का इशू रहेगा तो बताइएगा, थोड़ा हेर फेर है। अभी 11 बजे स्टार्ट है मैथ की क्लास, कुछ दिन बाद फिर हम उसका भी सेटअप कर लेंगे, तो टाइमिंग वहाँ पर भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर रात्रि के 9 बजे आपकी डेली क्लासेस रहती है, रहेगी, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। आज का जो सेशन है हमारा हिंदी पेडागॉगी है। आज हम हिंदी पेडागॉगी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 25 टोटल आज की क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब लोग, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाए। और यहाँ पर वीडियो को आप यहाँ पर लाइक करके जाइए। शेयर करना आपका दायित्व है, ईमानदारी है, आपका फर्ज है ना। तो ये तो आपको करना ही है, अपने सभी साथियों को जोड़ना है, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैम कितनी मेहनत कर रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी मेहनत को आप सब समझेंगे और उसे भी शेयर करने की आप कोशिश करेंगे, है ना। तो चलते हैं अपने सेशन की और। हिंदी पेडागॉगी जो आज की 6वीं क्लास है, 5 क्लास हो चुकी है, आप सब उन्हें देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं अब तक। तो ये टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली के क्लासेस और आपको PDF डेली मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, है ना। तो चलते हैं। बहुत खुशी हुई, कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे साथी सभी जुड़े रहे, अंत तक जुड़े रहे। तो आज भी अपने क्लासेस के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि चीज़ें आप, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप चीज़ों को आधा छोड़ करके जाएं, है ना। चीज़ें आप यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब तक हमारे साथ पढ़ चुके हैं, साथ में पढ़े हैं, तो बिल्कुल आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी, आपके एग्जाम तक पूरी क्लियर हो जाएंगे। और मैं पूरा टर्म्स आपको दूंगी जो आपके एग्जाम तक पहुँचाएगा, है ना। तो जैसे मैं प्रतिबद्ध हूँ आपकी तैयारी के लिए, तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए अपनी तैयारी के लिए, साथ साथ अपने सभी साथियों को जोड़ने के लिए। तो
चले पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले अपने ईष्ट को याद करते हैं, अपने मम्मी पापा को याद कर लेते हैं, है ना, उन्हें नमन कर लेते हैं, उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। आज का पहला जो क्वेश्चन है हिंदी पेडागॉजी में, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा सभी लोग, और ईमानदारी सबसे पहले आप जा करके शेयर करके आइए, सभी साथियों को जोड़ लीजिए आप लोग, है ना, अकेले पढ़ना अच्छी बात नहीं है ना। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? वीर शब्द है जिसका स्त्रीलिंग क्या होगा, क्योंकि मैं देखी हूँ जो रीट का क्वेश्चन है, यूपी टेट का है, एमपी टेट का है, व्याकरण जो आपके पैसेज आते हैं, गद्य और पद से पैसेज, दो पैसेज रहते हैं आपके, गद्य से एक रहता है, एक पद्य से रहता है हिंदी में, है ना, चाहे वो कोई भी टेट का एग्जाम हो, उसमें से आपसे पद से क्वेश्चन, गद्य या पद से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन रहते हैं, बाकी पार्ट क्या रहता है, व्याकरण का पार्ट रहता है ना। तो साथ साथ हम व्याकरण का पार्ट भी लेकर के चलेंगे ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे साथी जब पेपर दे के आए तो यहाँ पर बोले कि मैम हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना था, है ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कोई भी चूक रह जाए। तो आप भी कोई चूक नहीं रखना है, आपको भी डेली क्लासेस लीजिए और रिवीजन कीजिए, प्लेलिस्ट में क्लासेस सभी डली हुई हैं, सबका रिवीजन कीजिए, जो प्रॉब्लम आती है मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, सारा आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो देख लीजिए वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, वीरांगना होगा या वीरगति होगा या बारांगना होगा या वीरावती हो, क्या होगा, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। जैसा कि साथी कल बहुत बोल रहे थे कि मैम थोड़ा स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो आज मैं थोड़ा स्लो कर लेती हूँ, आई थिंक सब प्रॉब्लम होती है उससे, तो आज मैं थोड़ी सी अपनी जो आवाज़ है उसको धीरे कर लेती हूँ और स्पीड को भी धीरे कर लेती हूँ, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर शब्द का वीरांगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीरांगना। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई लोगों को तो आपने सुना ही होगा, है ना, वीरांगना थी ये सब। तो यहाँ पर वीर शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदलने में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, क्रिया विशेषण से बनते हैं, वाच्य से क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ कहने को गद्य और पद्य रहता है, उसमें सभी व्याकरण पार्ट पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्याकरण पार्ट से रहता है ना। एक या दो क्वेश्चन जो रहते हैं जो वो गद्य और पद से, मतलब कि जो उनको पैसेज रहता है उससे पूछा जाता है, बाकी सभी व्याकरण पार्ट रहते हैं उसमें, ठीक। तो मैं आपको ये रियलाइज़ नहीं होने दूंगी कि ये पेड बैच है, फ्री क्लासेस है, हम बिल्कुल फ्री जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगा, जो कंटेंट मिलेगा, वो बिल्कुल आपको एहसास नहीं होने देगा कि हम फ्री क्लासेस में पढ़ रहे हैं या हम पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं। मेरा मकसद यही था कि जो लोग पेड बैचेस नहीं ले पाते हैं, पैसे देकर क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो हम यहाँ पर फ्री वही चीज़ दें, है ना। आज भी बहुत सारी ऐसे जगह हैं जो अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहती थी कि घर के कोने कोने तक जाए, गाँव में जाए, जहाँ लोग नहीं पा रहे हैं, पैसे के वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ये फ्री क्लासेस रहे। तो अगर आपके कोई ऐसा साथी है, कोई आपका मित्र है, कोई आपका भाई बहन है, उसे आप जरूर वहाँ तक पहुँचाइएगा, आपका बहुत भला होगा, साथ साथ मेरा भी होगा, है ना, और उनका भी होगा। तो अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, देखते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, चिन्हों से क्वेश्चन बनता है। देख लीजिएगा उठा करके पेपर, आप प्रीवियस ईयर का एमपी टेट में बना है, यहाँ पर वहाँ यूपी टेट में बना है, रीट में भी है, और यहाँ पर सीटेट से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह है वो क्या है, यहाँ पर जो आकाश और पाताल के बीच चिन्ह लगा हुआ है इन शब्दों के जो बीच में, तो ये कौन सा चिन्ह कहलाता है? क्या अल्प विराम चिन्ह होता है, या योजक चिन्ह होता है, या विस्मयादि बोधक होता है, या उद्धरण चिन्ह होता है, क्या होता है? आंसर कीजिए सभी लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। ये जो आकाश और पाताल के बीच जो चिन्ह लगा हुआ है तो वो कौन सा चिन्ह होगा बताइए। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, योजक चिन्ह। कैसा, योजक चिन्ह, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो आपको यहाँ चिन्हों से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। कहेंगे तो वीडियो भी अलग से इसका बना दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पर, है ना। पूर्ण विराम तो आप जानते ही हो, अल्प विराम इसी का जो पूर्ण विराम ये है पूरा विराम है, इसके बाद जो होता है वो अर्ध विराम होता है, ये पूर्ण विराम है। इसके बाद जो थोड़ा सा इसके बाद अगर जो कम समय रुकेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा अर्ध विराम होगा। अर्ध विराम से भी जो छोटा होगा, थोड़ा सा और कम रुकना होगा, तो आपको क्या यूज करोगे, अल्प विराम यूज करोगे। योजक चिन्ह आपका ये हो गया। विस्मयाद बोधक, जैसे कोई आश्चर्य की बात हो, अचानक कोई घटना घट गई, कोई बहुत प्रसन्नता वाली बात हुई, वहाँ से विस्मयाद बोधक का यूज करते हैं। उद्धरण चिन्ह भी हम कहाँ पर करते हैं, जैसे आप यहाँ पर कोई चीज़ इन्वर्टेड में आप रखते हो, है ना, कोई चीज़ हाईलाइट करते हो, वो आपका उद्धरण चिन्ह कहलाता है। तो ये आपके चारों ऑप्शन क्लियर हुए। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के तहत करेंगे, चारों ऑप्शन क्लियर करेंगे, तो आप आराम से चलिए, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, योजक चिन्ह हो जाएगा। क्या होगा, योजक चिन्ह हो जाएगा। आज तो ज़्यादा फास्ट नहीं चल रही हूँ मैं ना, कमेंट करके बताइएगा तो कोशिश करूँ कल और धीरे हो जाएगा।
है ना। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पढ़ूँ, मैं इतनी तेज़ी से चलूँ कि फिर सिर्फ मुझे ही बस समझ आए, फ्रेंड्स को मेरे को समझ ही ना आए, ऐसा मुझे नहीं करना है। आप लोग बोलेंगे मैं स्लो करके भी पढ़ाऊँगी। ठीक, बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा होता है। हम चिन्हों के बारे में बात कर चुके हैं, जो ये कारक चिन्ह होते हैं, तो हमने जब समास पढ़ा है तो समास में मैं डिटेल में आपको बताई हूँ। समास की क्लास में मैं इसमें यहाँ पर कारक चिन्ह के बारे में डिटेल में बताई हूँ कि कहाँ पर कारक चिन्ह का क्या प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास जो होता है कारक चिन्ह में पूरा डिपेंड है। जो तत्पुरुष समास है हमारा पूरा कारक चिन्हों पर डिपेंड है। तो आपको कारक चिन्ह भी पढ़ना है, ध्यान देना है। वहाँ पर देख लीजिए क्लासेस में PDF सॉरी वहाँ पर प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, है ना। अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। अपादान कारक का जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अपादान में यहाँ पर संबोधन यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कई सारे यहाँ पर प्रयोग होते हैं जो अपन कारक चिन्ह होता है, तो यहाँ पर बात अपादान की होती है। देख लीजिएगा, एक अपादान होता है, एक करण चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, एक करण से होता है, करण में क्या होता है, से होता है। ठीक है, करण में क्या होता है, से होता है, और अपादान में भी से होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों में बहुत छोटा सा यहाँ पर अंतर है। करण जब आप यूज होगा तो वहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था समास में कि एक ऋण मुक्त है, एक ऋण मुक्त है, एक ऋण ग्रस्त है। तो ऋण मुक्त जो होगा वो कौन सा कारक चिन्ह कहलाएगा, वो आपका करण कारक कहलाएगा। कौन सा, करण कारक। करण कारक क्या करता है कि वो चीजों को ग्रस्त करने का, चीजों को ग्रस्त करने का मतलब, ग्रस्त से मतलब है कि जोड़ने का, अपनी तरफ वो खींचता है ना। मतलब कि कोई चीज अगर दूर है तो उसको आप पास ला रहे तो ये काम कौन करेगा, ये करण करेगा। लेकिन अगर कोई पास है उसको दूर जाने काम कौन करेगा, या अपादान करेगा। ऐसा एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, है ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं ज़्यादा ट्रिकी नहीं बताती हूँ, लेकिन हाँ समझ में आए, आप समझ पाओ चीज़ों को, और नेक्स्ट भी कहीं कर पाओ क्वेश्चन। मैं ऐसी चीज़ बता रही हूँ, थोड़ा समय जरूर लेती हूँ इसलिए कि आप चीज़ों को पूरा क्लियर कर पाओ। अब जब साथ में हमारी फैमिली है तो अपनी फैमिली को हम फैक्ट चीज देंगे यहाँ पर ना, है ना। तो यहाँ पर हम समय बर्बाद करने तो नहीं आते कि मैं आपका 1 घंटा लेने आती हूँ, आप मेरा लेने आते हो। मैं चीज़ों को यहाँ पर फैक्ट देने आती हूँ, तो ध्यान से रखिएगा। और यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो अपादान में आपने क्या देखा कि अलगाव का काम करता है, ये अलग होने का भाव करता है, ये चीजों को अलग करता है। और यहीं पर क्योंकि अपादान में भी जो होता है स्पेशली अपादान से होता है ना। अब करण में भी से होता है, तो करण तो अलगाव का काम करने मतलब कि जोड़ने का काम करने लगा, अपनी ओर खींचता है। जैसे ये बाहर है, इधर लाएगा कि करण करेगा, लेकिन ये कोई अंदर है तो अंदर से बाहर कौन ले जा रहा है, ये अपादान ले जा रहा है ना। तो अपादान कारक उदाहरण कौन सा है बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है कि सीता गीता के साथ स्कूल जाती है, या राधा घर से निकली है, या मोहन बाजार जाता है, या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए आप सभी लोग, क्या होगा। तो आपको हिंट भी मिल गया, तो आई थिंक आपको आंसर मिल जाएगा। क्या होगा बताइए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राधा घर से निकली। ये निकल रही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो बाहर करने की बात हो रही हो। सीता गीता के साथ स्कूल जा रही है, मोहन बाजार जाता है, ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी, घर से निकली, यहाँ पर राधा घर से निकली है, मतलब ये चीजों को अलगाव हो रही है ना। तो ये ऐसे यहाँ पर अलगाव की बात हो रही, तो ये अपादान आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान आपका हो जाएगा, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर निकली की बात, जैसे राधा घर से निकली या राधा घर से आई, राधा घर से आई वो भी जोड़ने का, तो वो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। ये अपादान है, बाहर जाने की बात हो रही, निकलने की बात हो रही है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। परस्पर बातचीत मुख्यतः जो बातचीत होती है परस्पर एक दूसरे के साथ, वो क्या करती है, क्या समय बर्बादी का काम करती है बातचीत, या पढ़ने लिखने में सहायक होता है, या अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, या सुनने और बोलने की कौशल में सहायक होता है। क्या होता है, आंसर करें। परस्पर जो बातचीत आप करते हो, अपने फ्रेंड से करते हो, टेलीफोन में करते हो, या घर पे करते हो, या ग्रुपिंग में करते हो, तो बातचीत जो होती है, क्योंकि बातचीत ये तो नहीं हो सकती कि हर समय बर्बादी का ही हो। हम यहाँ पर भी तो बातचीत ही तो कर रहे हैं ना, तो क्या हम बर्बादी कर रहे हैं यहाँ पर समय की। पढ़ने लिखने में सहायक है, जरूरी नहीं कि वो फील्ड अलग अलग किस मैटर पे आप बात कर रहे हो, तो ये भी जरूरी नहीं कि पढ़ने लिखने में सहायक है ना। अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। सुनने
और बोलने के कौशलों में सहायक है। बातचीत जब कर रहे हो तो अपनी भी आप व्यक्ति दे रहे हो, मतलब बोल भी रहे हो। अब जब कोई साथ में बातचीत कर रहा है तो कोई अकेले तो करेगा नहीं, साथ में कोई ना कोई व्यक्ति भी होगा, तो उस वो भी जो आपसे बात कर रहा है तो वो उसको चीज़ों को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सुन रहे हो। तो दोनों आपका यहाँ पर कौशलों का विकास हो रहा है, बातचीत में सुनने का भी और बोलने का। आप भी बोल रहे हो तो वो सुन रहा है, और आप बोल रहे हो तो वो सुन रहा है, अब वो बोल रहा है तो आप सुन रहे हैं। दोनों चीज़ों का आदान प्रदान यहाँ पर चीज़ों का हो रहा है। तो क्या हो, इससे क्या विकास होगा, सुनने और बोलने का आपका यहाँ पर विकास होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा या भाषाओं को सुनकर स्वयं क्या करते हैं। जो बच्चे अपने आसपास की भाषाओं को सुनते हैं तो सुनकर क्या करते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या अपना लघुकरण व्याकरण बनाते हैं, लघु व्याकरण बना लेते हैं, या भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते, या भाषा के नियम नहीं बना सकते हैं, या अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। जो बच्चे अपने आसपास की भाषा को सुनते हैं, समझते हैं, उससे क्या करते हैं, भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जब वो सुनेंगे तो क्या उसको प्रयोग करने कहीं नहीं कर पाएंगे, या भाषा के नियम नहीं बना सकते, या अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते। क्या बताइए, क्या सेंस निकल रहा है आपके समझ से। आपने पेडागॉजी की 4-5 क्लासेस ले भी ली है हमारी, तो और भी कहीं ना कहीं से आप लिया होगा, तो बताइए इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ आपसे आ रहा होगा ये क्वेश्चन, बताइए तो क्या होगा। ये हो जाएगा क्योंकि बच्चा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, क्योंकि बच्चा जैसे छोटा था, बच्चा घर पे था, तो वो क्या कहता था, कोई भी चीज़ को, जैसे मम है ना, मम। अब वो मम क्या किया, अब तो घर पे था वो ना, मम यहाँ पर घर पे था। अब यही चीज़ वो बाहर गया तो पानी पूछने लगा, तो क्या हो गया, पानी भी तो अपने आप में क्या है बताइए, संज्ञा है अपने आप में। तो व्याकरण बना रहा है उसी मम को बदल करके पानी में ला रहा है, तो मटेरियल नाउन अपना बता रहा है, पानी बता रहा है ना। तो ये भी कि छोटा ना कहीं वो अपना छोटा अपना व्याकरण बना रहा है, वो बचपन से ही, है ना। तो क्या करते हैं, जो भाषाओं को सुनते हैं आसपास में, तो अपना लघुकरण व्याकरण बनाते हैं, है ना। उन्हीं चीज़ों को एक धीरे धीरे करके मम बोले, फिर पानी बोले, फिर और भी आएंगे तो भाषाओं में आएंगे तो वाटर बोलेंगे, है ना। तो अपना छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही ना, तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कहानी जब आप कहते हो तो उनका उद्देश्य में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं होता। कहानी कहने के उद्देश्य में से, जैसे कोई कहानी आपको सुना रहा है, उनमें ऐसा जो कहानी सुनाने का उद्देश्य होता है, तो कौन सा पक्ष इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि कहानी सुनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। बच्चे कुछ ना कुछ हम सीख देना चाहते हैं, चाहे मोरल देना चाहते हो, सोशल देना चाहते हो, कल्चरल देना चाहते हो, कोई ना कोई हम वहाँ पर विकास करने के लिए बच्चे को समझाते हैं, ताकि बच्चा चीज़ों कहानी के माध्यम से सीख पाए, है ना। पर यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो ये कहानी कहने के उद्देश्यों में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। मतलब आप जो कहानी कहते हो तो इनमें से कौन सा ऐसा पक्ष उद्देश्य है जो शामिल नहीं है कहानी कहने में। क्या शब्द भंडार का विकास होता है, ये उद्देश्य है जो शामिल नहीं हो रहा है, या सृजनात्मकता का विकास होता है, या भाषा के लिखित रूप से परिचय होता है, या कल्पनाशीलता का विकास होता है। क्या होता है राइट ऑप्शन बताइए आप सभी, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताएं तो क्या हो जाएगा। क्योंकि बात कहानी कह रहे हैं, हम कहानी तो कह रहे हैं ना, तो शब्द भंडारों का भी हमको विकास हो रहा है। क्योंकि चीज़ों को नई कहानी में भी कैसे कैसे शब्द हैं, आकर्षित शब्द हैं, इंटरेस्टिंग शब्द हैं, वो शब्द आपको मिल रहे हैं, है ना। उन शब्दों को कहीं ना कहीं फिर कल आपको रिलेट करना पड़े, कहीं ना कहीं आप उसको शब्दों को यूज कर सकते हो। कहानी में पढ़े आपको क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का भी विकास हुआ, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चीज़ मिला, वहाँ पर क्रिएटिव चीज़ मिला। उस क्रिएटिव से आपने भी खुद का निर्माण किया, आप भी अपने ऊपर अप्लाई किए, बात कैसे करना, अपने बड़ों से साथ कैसा रहना है, ये सब आपको मोरल स्टोरी के तहत बताया गया। वो स्टोरी के तहत जो आपने सुना, तो आपने क्रिएट किया, कहाँ क्रिएट किया, अपने रियल लाइफ में क्रिएट किया। तो ये भी विकास होता है इसका भी कहानी सुनने में। भाषा के लिखित रूप से परिचय है। फोर्थ क्या करें, कल्पनाशीलता का विकास। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो होता ही है कल्पनाशीलता का विकास। इसलिए कहानी सुनाई भी जाती है कि बच्चे कल्पनाशील हो, सोचे उस चीज़ को कि आखिर ऐसा क्यों हो। जैसे कोहलबर्ग जी ने थ्योरी में अपने हैंस की दुविधा बताई थी कहानी, तो बच्चों को सोचने पर मजबूर किया जा रहा था कि बच्चे सोचें कि आखिर क्यों हैंस ने जो किया तो क्या गलत किया था या सही किया था, है ना। तो कल्पनाशील सोचने पर भी मजबूर करती है। तो क्या यह तो राइट होगा, लेकिन होगा क्या नहीं यहाँ पर, क्योंकि पक्ष शामिल नहीं की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, भाषा के लिखित रूप से परिचय। आप कहानी कह रहे हो तो कहानी कहने में लिखित रूप कहाँ पर आएगा, ये तो बोलने पर हुआ ना, तो लिखित आपका परिचय आपको नहीं हो रहा, तो यही पक्ष आपका शामिल
नहीं है ना, क्योंकि अगर आप कहानी कहते भी हो तो आपको लिखित रूप में बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑरली आप बता सकते हो, समझा सकते हो किसी को स्टोरी के माध्यम से। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? जैसे अपन क्लासेस में जो बुक्स लग रही हैं तो कंपलसरी बुक है, तो वो तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सब तो कंपलसरी है, ठीक। तो इनके अलावा जो अतिरिक्त हम बच्चों को दिए जाते हैं, मोरल स्टोरी लेकिन कुछ भी बुक भी दी जाती है बच्चों को, तो क्यों दिया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, अतिरिक्त विषय भी क्यों पढ़ाया जाता है? क्या पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान की रुचि जगाने के लिए, या भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए, या फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, पढ़ने में रुचि जगाने के लिए एवं भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए। बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं क्या होगा? जो अतिरिक्त पठन सामग्री हमको दी जाती है तो उससे क्या होता है, बताएं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो अतिरिक्त पठन सामग्री दी जाती है वो भाषा ज्ञान के वृद्धि के लिए भी जाती है। किसके लिए? भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए भी दी जाती है कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टिंग देता है कि नहीं, पढ़ना भी चाहिए। उससे अगर मोरल स्टोरी पढ़ रहा है बच्चा, वो सब मोरल स्टोरी को जस्ट पढ़ के उसको कुछ ना कुछ उसको सीख मिली वहाँ से, स्टोरी से। वो जस्ट बात क्या किया, नहीं यार यहाँ पर तो ऐसी चीज़ बताई गई है तो पढ़ाई करना अच्छी बात है, पढ़ाई करने से ही सब कुछ लाइफ में होता है, वरना कोई नहीं पूछता कि बेटा तुम कहाँ हो आजकल, है ना। अगर आप सबको सेटल हो तो आप कोई फ़ोन करते हैं, फैमिली हो, रिलेशन हो, जो कोई भी हो, हाँ ज़्यादा लगाव है तो वो आपको हर वक्त पूछेगा, लेकिन जहाँ ज़्यादा लगाव नहीं है तो वो आपको उसी वक्त पूछेंगे जब आपको सक्सेस मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर बात उसकी नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, तो पढ़ने में रुचि जगाने के लिए कि चीज़ों को आप रुचि जगाओ, और साथ साथ भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए भी हो जाती है। आपको ज्ञान, किसी न किसी चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। ये क्यों नहीं होंगे, ये बाकी क्यों नहीं, ये तो राइट ऑप्शन हो जाए। ये क्यों नहीं? पढ़ने में रुचि जगाने तो ठीक है, सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जीके नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चे को। भाषा ज्ञान बढ़ाने में, साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए भी नहीं बात हो रही है कि साहित्यकारों को हमको जगाना, रुचि जगाना उनके प्रति। सामान्य ज्ञान की भी यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि बच्चा किसी एज का ही आपको डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हम आपको नहीं, क्योंकि बच्चा अगर प्राथमिक का है तो सामान्य ज्ञान उसको क्या जरूरत है, अभी सामान्य ज्ञान जीके की क्या जरूरत है उसको, है ना, इसलिए नहीं होगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। उच्च प्राथमिक स्तर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? शेयर करते रहिए, सभी लोगों को अपनी जोड़िए, अगर नहीं जुड़े हैं अब तक तो शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड्सों को जोड़िए। अब तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, शेयर करके आइए सभी लोग। बताइए क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? आप क्या कर रहे हो, 6 to 8 आप इस उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक निर्माण कर रहे हैं। कोई आप मान लीजिए आपके ऊपर बता दिया गया कि आप हिंदी की बुक्स यहाँ पर रिलीज करवाइए, बुक टाइप करवाइए, या फिर आप बुक बनाइए 8th क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए आप बुक बना रहे थे। उसमें अगर निर्माण करते, उस बुक का निर्माण करते हुए आप वहाँ पर कौन सी सबसे कम चीज़ें जो इंक्लूड करोगे उस बुक में? बताइए, ये बात किसकी हो रही है? 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है ना। पहला ऑप्शन क्या है, क्या आप उस बुक में समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश करा दोगे, या सेकेंड ऑप्शन कहता है समृद्ध हिंदी साहित्य छटा का प्रदर्शन करा दोगे, या फिर क्या कह रहा है यहाँ पर भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास करा दोगे, या भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ पढ़ाओगे। क्या समावेश क्या करवाओगे आप? उच्च प्राथमिक स्तर हिंदी पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है। अगर आप बुक को निर्माण करवा रहे हो, आप खुद ही आप वहाँ पर मतलब कि आप वहाँ पर मुखिया हो, अगर बुक को बना रहे हो, तो आप कौन सी सबसे कम चीज़ है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है। ऐसा कौन सा पार्ट है इसमें जो दिया गया है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है और जो सबसे कम आप बाद में इसको आप समावेश करवाओगे? बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन, बताइए तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन?
आई थिंक आप सबको मालूम होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों होगा? क्योंकि व्याकरण की यहाँ पर उच्च प्राथमिक इतना जरूरी अभी नहीं है। संदर्भ के अनुसार हम बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे कोई आपका टॉपिक आया, टॉपिक के अनुसार ही जब संज्ञा सर्वनाम आ गया तो हम आपको बता दिए, समझा दिए कि आपका ऐसा होता है ना। अलग से नहीं मैं आपको लेक्चर क्लास दे लूँगा क्योंकि बच्चा बोर होने लगा, नहीं चीज़ों को समझता है ना, ये हो जाएगा। तो व्याकरण बिंदुओं का समावेश जो होता है सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, और बाकी सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये समृद्ध साहित्य का छटाव भी होना चाहिए। आप अलग अलग जैसे तुलसीदास जी और सूरदास जी हैं, कबीरदास जी, इन सब की छटाओं का आप साहित्य का उनमें समृद्धि थोड़ा बहुत करवाएंगे। भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने, कुछ भाषा की क्षमता का विकास नहीं, क्योंकि भाषा ही तो है, हिंदी भाषा ही तो आप ड्राइव करवा रहे हो। भाषा के विभिन्न छटाओं का समेटने वाले पाठ होने चाहिए, जो आपको छटाओं के बारे में बता रहे हो, कई सारी भाषाओं के बारे में बता रहे हो, है ना, ये हो जाएगा आपका। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम देखते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? साहित्य की ऐसी कौन सी विधाएं होती हैं जब आप पढ़ाते हो तो तेजी से आप वहां पर सर्वाधिक सस्वर पठन, है ना, तेजी आवाज से आप पढ़ा सकते हो? तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है? एकांकी है, एकांकी पढ़ाते समय आप तेजी से बात करते हो, तेजी से पढ़ा सकते हो आप, या आत्मकथा है, या जीवनी है, ये संस्मरण है, क्या है? बताइए, आंसर कीजिए। आई थिंक आप सबको आएगा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए क्या होगा, राइट होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एकांकी हो जाएगा। क्या होगा? एकांकी। एकांकी में हम क्या करते हैं? एकांकी में बच्चे जैसे कोई आप क्या बताऊं, बहुत सारी एकांकी के जो पार्ट हैं तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बात मैं आपको बता रही कि एकांकी में जब क्या करते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं। आप पात्रों क्या करते हो? आप एक्टिंग करने के लिए कि आप इसकी एक्टिंग करिए, नेक्स्ट बच्चे को दूसरे की एक्टिंग करने के लिए बता दिए, है ना। नाटक में आप, नाटक में क्या करते हो? नाटक में तो कई सारी, जैसे रामायण की अगर नाटक कर रहा कोई तो यहाँ पर रामायण की है, या तो किसी भी पार्ट का आपका वहाँ पर किसी का नाटक करवा रहे हो तो आप क्या करो? एकांकी करवा रहे हो। तो एकांकी में भी आप कई सारे पात्र होते हैं, तो वो पात्र क्या करते हैं, जैसे कहीं पर ऐसा बात आ गया या ऐसा सेंटेंस उतार चढ़ाव आ गया, तेजी आवाज से बात करना है कि आपने ऐसा क्यों किया, बताइए पितामह ऐसा क्यों हुआ, है ना। ऐसा कोई ऐसा सीन आ जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि वहां पर भी सस्वर पठन हो रहा है। अगर बच्चा पढ़ रहा, किताब से पढ़कर बता रहा है तो वो क्या हो रहा है? सस्वर पठन हो रहा है। क्योंकि आत्मकथा में आप स्वयं की कथा बता रहे हो तो वहाँ पर इतना तेजी से आप नहीं बता सकते, नॉर्मल भी आप बता सकते हो, भैया ऐसा से ऐसा हो गया, तो उसमें तेजी अवश्य बताने की कोई जरूरत नहीं है। जीवनी में भी ऐसा कुछ नहीं, संस्मरण में भी ये तो अपनी स्वयं की कथा है, अपनी स्वयं की याददाश्त स्मृति है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा, है ना। इसमें आपको सस्वर पठन की सर्वाधिक अपेक्षित होती है और सर्वाधिक इसमें यूज भी होता है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। और अच्छे लगने की बात नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में आता है, इसलिए आपको अच्छे लगने भी चाहिए। पर अब बाल केंद्रित शिक्षा है तो अब आपकी राय भी जानना जरूरी है कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, है ना। तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। फिर मैम आपके जब जैसे जिस प्रकार का पढ़ना चाहेंगे उसी प्रकार क्वेश्चन वाला एक लेकर के आएंगी। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कक्षा 8 में पढ़ने वाली किटी, ये किटी क्या करी, कौन सी क्लास में? ये 8 क्लास में है ना। चलिए यहाँ पर मेरी सिस्टर का भी नाम है तो वो अगर देख लेंगे तो बहुत डांट पिटाई होने लगेगी। तो चलिए इससे पहले कि चलते हैं, किटी लिखते समय क्या कर रही है? बर्तनी की, इसलिए जल्दी क्वेश्चन से निकालना है मेरे को। किटी लिखते समय बर्तनी की अशुद्धियाँ करती हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाली जो किटी है वो लिखते समय अक्सर बर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? आप भाषा के शिक्षक हैं और किटी क्या कर रहे हैं? बार बार बर्तनी में लिखने में अशुद्धि कर रही है ना। तो आप भाषा के शिक्षक हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? किटी को आप किस तरह से वहां पर डील करेंगे, बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या है? किटी को समझाना कि बर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है किटी के ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है किटी को समझाना कि बर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा कि किटी की अशुद्धियों को काट कर सही करना, उन्हें 50-50 बार लिखना। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? किटी क्या कर रही है? लिखते समय बहुत गलत लिखती है, अशुद्धियां कर रही है, तो उसको आप क्या जिम्मेदारी आपकी क्या है? किटी को आप किस तरह समझाएंगे, किस तरह से क्लासेस में आप वहां पर रखेंगे? बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्यों होगा मैं आपकी इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको जल्द ही
क्योंकि अवसर की बात यहाँ पर हो रही है। किसकी बात हो? अवसर की जब बात हो तो वहां पर बच्चा खुल करके सीखेगा, है ना। बच्चा कैसे सीखेगा? खुल करके सीखेगा। तो यहाँ पर इसीलिए अवसर के कारण ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होगा? अवसर के कारण आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि किटी को आप क्या कर रहे हो? कोई ऐसी चीज बताने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ने के लिए स्वयं ही देंगे, अवसर देंगे तो स्वयं उसमें सुधार कर सके। धीरे धीरे उसको रियलाइज होने लगे कि नहीं, आप क्या करेंगे, जैसे आप वो बहुत कई बार गलत लिख रही है, ठीक, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने वो गलत लिखी हुई है, कोई मान लीजिए कोई भी शब्द है ना, शालिनी है ना, क्या है? शालिनी शब्द है, तो ये शालिनी शब्द होगा। अब इस शालिनी को इस प्रकार का शा ना बना करके वो ये वाला शा बना रही है, तो बताइए कि जैसे ये शालिनी लिख दी, तो आप क्या करोगे? वो गलत लिख रही है, शब्दों का सही प्रयोग नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे क्या करोगे? या तो आप कोशिश करोगे उसे अवसर देने का, या नहीं सीख पा रही है तो आप सही लिखेंगे और लिखने के बाद बताएंगे बेटा देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेगी धीरे धीरे। ये भी एक तरीका मेरे समझ से हो सकता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, वैसे किटी है नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल है ये, मजाक था, बुरा मत मानिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्ति के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आप क्या कर रहे हो? मुहावरे बता रहे, लोकोक्ति है ना, इनको समझाने के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है कि मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना होता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न हो रहा है। थर्ड क्या कह रहा है? संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? क्या होगा बताइए, सभी लोग आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? उच्च प्राथमिक स्तर पर आप मुहावरे लोकोक्ति का शिक्षण पढ़ा रहे हो वहां पर, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा उसमें? बताइए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि अगर आप मुहावरे लोकोक्ति पढ़ा रहे हो उसके संबंध में आप अलग से क्लासेस ना दीजिए, जैसे कोई पार्ट आके पढ़ा रहे हो उसी संदर्भ में ही आप उन बच्चे को समझाओ, उनका प्रयोग करना सिखाओ, तो बच्चे ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेंगे, है ना। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। साकेत एक महाकाव्य है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य। देखिए साकेत वर्ड देख लीजिए, साकेत एक महाकाव्य है। वाक्य में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? साकेत एक महाकाव्य है, यहाँ से लेकर के आपको इस पार्ट तक है तक में जो जिस भी चिन्ह का विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो बताइए किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? आंसर कीजिए। क्या पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, या पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का हुआ है, या पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह का हुआ है, या पूर्ण विराम और अर्ध विराम का हुआ है? क्या होगा राइट ऑप्शन बताएं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर साकेत, यहाँ पर जो साकेत में आपका इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये उद्धरण चिन्ह कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपका उद्धरण चिन्ह कहलाता है। अब ये है के बाद जो लगा है, तो ये क्या है? ये आपका पूर्ण विराम है। तो आपके दो चिन्ह यहाँ पर विराम चिन्ह प्रयोग हुए हैं, है ना। कौन कौन से? एक पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है, एक साकेत में ही आपका उद्धरण। ये चिन्हों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उठा के प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। एमपी टेट में भी वाले भी देख लेंगे, और आपके रीट वाले भी देखेंगे, यूपी टेट वाले भी, सी टेट में भी। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, विराम चिन्हों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड है, जो कुछ इसमें इंक्लूड है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। किसी रचना के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में, किसी बातों के बारे में, किसी घटना के बारे में स्वतंत्र राय बनाना है, आत्मविश्वास, स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कोई भी चीज़ ऐसी मान लीजिए कोई ऐसा फील्ड है जो आपको स्वयं उस पर क्या करना है? आत्मविश्वास बैठाना कि नहीं ये सही है, और स्वयं का राय बनाना है। तो उससे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है कि साहित्य बोध और छंद बोध का प्रयोग करेंगे, या साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध का प्रयोग करेंगे, या भाषा और कविता बोध का करेंगे, या भाषा बोध और प्रश्न बोध का करेंगे। बताइए आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन। ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए बात करते हैं अपने राइट ऑप्शन की। तो क्या हो जाएगा बताइए।
राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्योंकि स्वतंत्र राय जब आपको बनाना है, स्वतंत्र राय के बाद आप आत्म विकसित करना चाहते हैं किसी रचना के बारे में, तो क्या होगा, भाषा ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ेंगे सीखेंगे उसको, फिर अपना राय बनाएंगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। कविता बहुत कहीं ना कहीं कविता भी जब आप पढ़ते हो तो कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा मोरल स्टोरी आपको, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ऐसा आप नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, इन सबको पढ़ने के बाद आपको कैसा फील होता है, आपको आत्मविश्वास मिलता है ना। स्वयं को राय बनाने के नहीं कि पहले ऐसा हुआ करता था, पहले के लोग ऐसे करते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। पहले के लोग कितना कुछ करते थे, हमारे देश के लिए कितना कुछ किए, तो आज हम क्यों, छोटी सी बात आ जाती है तो लोग पीछे हट जाते हैं ना। कि जब बात आती है हेल्प की, तो पहले तो लोग अपने जान देकर, बलिदान देकर के यहाँ के देश को आज़ाद करा करके, वो भी लोग ही थे, हमारी तरह वो भी लोग थे, है ना। तो आत्मविश्वास मिलता है, एनर्जी मिलती है हमको, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ से मिलेगा, भाषा और कविता बोध से भी, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि बात यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक बोध से भी, आपको छंद बोध से भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, प्रश्न बोध से भी आपको प्रश्न किस टाइप का ये तो बताया नहीं है, किस टाइप के प्रश्न है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक अच्छा तरीका क्या है, सर्वाधिक अच्छा तरीका क्या है, बताइए, आंसर कीजिए क्या है। सर्वाधिक, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक अच्छा तरीका क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जैसे संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने की बात की गई है, मतलब आप कोई पार्ट पढ़ रहे हैं, कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, वहां पर जो शब्द है उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटि है, कोई ऐसा शब्द है जो वहां पर त्रुटि है, तो उसको विकसित करने के लिए सर्वाधिक अच्छा तरीका क्या हो सकता है आपके सामने। जैसे आप कोई पार्ट पढ़ रहे हैं, वहां पर क्या है, कुछ त्रुटि है, उस संदर्भ को, उस त्रुटि के अनुसार, क्योंकि संदर्भ आपको सही लाना है तभी तो उसका अर्थ समझ पाओगे, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड उसमें है उस संदर्भ में कि जो गलत है, तो उस त्रुटि को आप दूर करने के लिए सर्वाधिक अच्छा तरीका आपके हिसाब से क्या हो सकता है। पहला है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, या विविध भाषा प्रयोग से परिचित करवाना, या व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, या विविध शब्दों की सूची याद करवाना। बताइए क्या होगा आपके हिसाब से इसका राइट ऑप्शन। बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, कोई शब्द ऐसा है जो त्रुटि कर रहा है बार बार, तो उसको समझाने का, उसको बताने का सर्वाधिक तरीका क्या है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्या होगा, राइट हो। विविध शब्दों का प्रयोग करवाओगे, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करवाओगे, बार बार प्रयोग करने के लिए कहोगे, तो वो चीज़ों को स्वयं ही वो निर्माण करने लगेगा, है ना। चलिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा करके सीखते हैं, रियल लाइफ से सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्याकरण की बात हो रही है, तो व्याकरण से भी विविध पुस्तकें पढ़ाना, ये भी आपको कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, व्याकरण को ज़्यादा मान्यता भी नहीं दी गई है, सबसे कम महत्वपूर्ण बताया जाता है। विविध शब्दों की सूची याद करवाने से भी आप त्रुटियों, किसी चीज़ को, त्रुटि को आप नहीं दूर कर सकते हो। विविध शब्दों का प्रयोग भाषा में परिचित कराने से भी आप त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको वर्ड प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है, तो आप सिर्फ उसे परिचित करा देने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। हाँ, उस चीज़ को प्रयोग करवाओगे, बार बार प्रयोग करवाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो वो चीजों को ऑब्जर्व करने लगेगा कि ऐसा से ऐसा होता है। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। देशभक्ति क्या है, देशभक्ति बराबर क्या है, इसमें देश के लिए भक्ति के समास की बात भी होती है, संज्ञा की बात होती है, क्रिया विशेषण की बात होती है, वाच्य की भी बात होती है। ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं हर टेट एग्जाम में, है ना। तो ध्यान रखना है आपको, इन सभी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना। बताएं तो देशभक्ति के लिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, क्या अव्ययी भाव समास होगा, या बहुब्रीहि समास होगा, या द्वंद्व समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा, कौन सा समास होगा बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग, समय आपको काफ़ी दे रही हूँ, है ना। तो आज जल्दी, वैसे भी जल्दी नहीं कर रही हूँ, तो कोशिश तो यही कर रही हूँ, फिर आप लोग जैसा बताएंगे तो फिर फीडबैक आप लोगों से मिलेगा। तो बताइए कि देश के लिए भक्ति में कौन सा समास है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। देश के लिए अपन हम क्या करते हैं, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कारक चिन्हों का, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो यहाँ पर के लिए की बात हो गई, संप्रदान के लिए, है ना। तो ये संप्रदान के लिए ये कारक चिन्ह है जो कि तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है ना। तो ये किस में आ जाएगा, ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा, है ना। क्योंकि द्वंद्व समास में तो दोनों होते हैं, माता पिता भाई बहन, ये हो गया, तो ये तो है नहीं, है ना। बहुब्रीहि समास में तो कोई देशभक्ति में कोई तीसरा अर्थ, क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई तीसरा अर्थ आपको देता है ना, कोई तीसरा अर्थ आपको देता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला शब्द कैसा होता है, अव्यय होता है। तो यहाँ भी देशभक्ति में भी कोई ऐसा आपका अव्यय नहीं है।
उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, है ना। कोशिश तो यही रहती है मेरी कि जो भी हम पढ़ें यहाँ पर, तो यहाँ पर फैक्ट पढ़ें ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, नेक्स्ट भी कहीं यूज कर पाओ, अपने टेट एग्जामों में भी इसका आपको लाभ मिले, है ना। तो चलिए, वैसे कम जितने भी हम लोगों ने कम समय में साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें मिल सकें, और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाए, और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर लाओ, और आप मुझे बताओ कि मैम मेरे इतने नंबर आए हैं, मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। मैं भी उस पल का इंतज़ार करती हूँ कि जब यहाँ पर साथ में हमारे समय बीत रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ में, तो मेरे फ्रेंड्स जल्द ही उनका एग्ज़ाम हो, और यहाँ पर एग्ज़ाम तभी हो जब हम यहाँ पर कंप्लीट कर लें। तो डोंट वरी, अभी एग्जाम वैसे भी नहीं होंगे, कोरोना जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा, है ना। तो चलते हैं अपने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वर्णमाला से भी क्वेश्चन बनते हैं 1 से 2 नंबर के, तो यहाँ से भी इसीलिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ कि वर्णमाला में भी अपना ध्यान रखिए। आपको सारे पार्ट में कराऊंगी धीरे धीरे, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहाँ पर्यायवाची भी पढ़ेंगे, मुहावरे भी पढ़ेंगे, है ना, सब कुछ का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे और सीखेंगे सभी चीज़ों को। बस आराम से धैर्यता बनाए रखिएगा, डेली, हाँ क्लासेस डेली अटेंड कीजिएगा, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं आपको निगेटिव वर्ड्स भी जल्दी प्रोवाइड कराने वाली हूँ, क्या क्या होते हैं उनको आपको बाहर करना है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो निगेटिव वर्ड्स को ध्यान रखोगे, तो वो आप तुरंत ही आंसर, क्योंकि राइट आंसर पाने से पहले आपको रॉन्ग आंसर भी आपको निकालना बाहर जरूरी रहता है कि ये आंसर तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। बचते हैं जो ऑप्शन, तो आप हमको उन्हीं में से अपना राइट ले लेते हैं, है ना। तो आपको चीज़ों को छोड़ना और क्या छोड़ना है और क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना। हम आपको ये इसका भी अलग से एक क्लासेस बना करके आपको दे देंगे, है ना। चलिए, तो बताइए यहाँ पर ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा है। क्या चा छा जा होता है, या शा 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 होता है, या रा ला होता है, या का खा गा होता, बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, शा शा शा, है ना। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। क्या है ऊष्म व्यंजन, क्या होते हैं जानते हैं आप सब। ऊष्म व्यंजन होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपके मुख में थोड़ा ध्वनि घर्षण होता है, थोड़ा सा, जैसे आप क्या शा, आपने शा बोला ना, थोड़ा सा घर्षण लगा ना, है ना, ऐसी आवाज आई अंदर से अंदर शा, तो ये आपको घर्षण मिल रहा है कहीं ना कहीं, है ना। वो सब क्या है, ऊष्म व्यंजन है। और ये कैसा है आपका, यार अलावा क्या है आपका, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। वर्णमाला की भी क्लास कहेंगे तो हम सब क्लास में ले लेंगे वर्णमाला की भी, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है सभी हमारे लिए। तो यहाँ पर इसीलिए 1-2 क्वेश्चन लेकर के आती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन आपका शा 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 हो जाएगा। बाकी ये सब आपके नहीं है, ये कंठ तालु में आएंगे, है ना, जो हमारे अर्थ के अनुसार होते हैं, प्रयोग के अनुसार होते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, है ना, ये सब में हमारी चा छा जा आएंगे, का खा गा। बाकी ये सब आपके 2 पार्ट जो हैं, तो ये आपका आ जाएगा ऊष्म में आ जाएगा, ये आपका अंत व्यंजन में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो क्या कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में बात चाहिए। बात की क्लास हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या है कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, ये क्या बता रहा है यार, मुझसे उठा नहीं गया, मतलब कहीं ना कहीं अपना क्या बता रहा है, अपनी भावना, अपनी मन की बात आपको बताया जा रहा है कि यार मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं आजकल पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आपने कहीं ना कहीं आपसे कुछ शेयर कर रहा है, अपना फीलिंग्स अपनी शेयर कर रहा है ना, कि क्या करूँ मैम, आजकल बहुत सारे फ्रेंड्स भी कहते हैं मैम पढ़ा नहीं जा रहा है, रिविजन नहीं हो पा रहा है ना, कितने घंटे पढ़ाई करें। तो ये सब भी बहुत मैटर रखता है। तो समय तो बहुत मूल्यवान होता है, समय वापस कभी नहीं आता। आप सब कुछ, मेरा तो यही मानना होता है कि सब कुछ जीवन में आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन समय एक बार गया तो जीवन में आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे खेलिएगा, लेकिन जीवन में कभी समय से आप समय को बिल्कुल मत खेलिएगा, है ना। समय का कहाँ उपयोग करना है बिल्कुल आपको निर्धारित करना है, और जो समय पर चलते हैं तो समय पर हर चीज़ उनको मिल जाती है ना। तो ये आपका सही समय है, ये आपका सही समय है जो आपकी तैयारी का। यहाँ पर क्लासेस डेली चलती हैं, तो मैं बिल्कुल एहसास भी नहीं कराने देती कि ये आपका फ्री क्लासेस है, ये आपका पेड बैचेस है। बिल्कुल आपको मैं यहाँ पर एहसास नहीं होने दूंगी, बिल्कुल तैयारी बिल्कुल वैसी ही रहेगी आपकी। बस अब हाँ, कंटिन्यू आप क्लासेस यहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। CDP के क्वेश्चन चल रहे हैं, पेडागॉगी के चल रहे हैं, मैथ पेडागॉगी के भी चल रहा है, EVS का चल रहा है, हिंदी। आपको क्या चाहिए, एक अकेली मैं आप सबको सभी की क्लासेस दे रही हूँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि आप सबका यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है वो सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
इससे पहले कोई फ्रेंड्स कहें कि मैं नेक्स्ट चलिए, उससे पहले चलती हूँ मैं कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य की बात कौन सा है, ये भी हमारी लाइफ से इंपॉर्टेंट है, तो जुड़ा हुआ है, इसलिए बात करते हैं। जरूरी में थोड़ा बहुत जरूरी होता है बातचीत करना, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो मुझसे उठा नहीं गया, ये वाक्य है, वाच्य है। इनमें से कौन सा वाच्य है? क्या कृत वाच्य है, या कर्म वाच्य है, या भाव वाच्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपसे बन गया होगा ये ऑप्शन क्या है राइट हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। क्या होगा? भाववाच्य होगा, क्योंकि भाव बता रहा है, अपनी अवस्था, अपनी भाव बता रहा है, अपनी इमोशन बता रहा है, अपना संवेग बता रहा है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है यार, मैं कर नहीं पाऊंगा, अपनी भावना बता रहे हैं। कृतवाच्य कहाँ पर होता है देख लीजिए, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मोहन पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है? मोहन। यहाँ पर कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मोहन इंपॉर्टेंट है ना, तो मोहन पढ़ता है। यहाँ पर मोहन, ये तो कौन हो जाएगा? ये मोहन पढ़ता है, तो ये क्या कृतवाच्य होगा। यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य। यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता नहीं होती, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, लिखा गया है ना, क्या लिखा गया? लेख। लेख क्या है? कर्म है, और लिखना क्या है? क्रिया है। यहाँ पर कर्म क्रिया है, यहाँ पर कर्ता तो नहीं है, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता नहीं होती, यहाँ पर कर्म की। क्या लिखा जा रहा है? लेख लिखा जा रहा है, तो ये कर्म है आपका, है ना। कृत हो जाएगा कर्ता, कर्ता की जब प्रधानता होगी तो वहां पर आपका कृत। डिटेल में हम इसकी क्लासेस ले चुके हैं हिंदी में, तो आप देख लीजिएगा, हिंदी की क्लासेस प्लेलिस्ट में डली हुई है, देख लीजिएगा। टेलीग्राम में भी आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक, अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमता, भाषा क्षमता आकलन करने की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। बच्चों की क्या करना है? आपको भाषा क्षमता का आकलन करना है, तो आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न आप अगर आकलन करना चाहते हो बच्चों का भाषा संबंधी, तो कौन सा ऐसा प्रश्न है कि जो सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? बताइए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि फेरी वालों की आवाज सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या करोगे आप? अब भाषा क्षमता का आकलन करना है आपको, तो बच्चों से क्या कहोगे कि आप क्या करिए? फेरी वालों की आवाज सुनिए और किसी एक, कई सारे फेरी वाले उनकी आवाज सुनिए और किसी एक कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। क्या आप ये बच्चों से कहेंगे? इससे आपको भाषा क्षमता का आकलन करने का ये सर्वाधिक उपयोग तरीका लगता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, जैसे तितली है, चूहा है, इनका वचन बदलिए। तितली से तितलियां कर दीजिए, चूहा से चूहों कर दीजिए। क्या वचन बदलिए, इससे आपको भाषा क्षमता का आकलन कुछ दिख रहा है। या थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए। जैसे मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है, ये वाक्य है आपका एक कि मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। ये वाक्य पढ़ देगा बच्चा तो आपको भाषा क्षमता का आकलन मिल जाएगा कि इसकी भाषा क्षमता क्या है, इसकी क्या है, आपको ये मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बताइए, सभी लोग बताएं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। फेरी वालों की आवाज सुनिए, तो क्या कहेंगे बच्चों से आपके? फेरी वालों की आवाज सुनिए और किसी एक कक्षा में आकर के अभिनय करिए। बच्चा जब अभिनय करेगा, अब मतलब अभिव्यक्ति करेगा, तो लोगों की भाषा सुना पहले तो उसका सुनने का विकास हुआ, फिर वो आपको अभिनय करके सुना रहा है। उसी चीज को आके सुनने के बाद अभिनय कर रहा है, अभिनय करते करते वो आपको वो दिखा रहा है, अभिनय कर रहा है ना, एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर, और फिर दिखा भी रहा है उस चीज को। तो यहाँ पर कई सारा विकास हो रहा है बच्चे का, तो यहाँ पर चीजों को वो करके सीख रहा है, क्या करके, स्वयं करके सीख रहा है। तो ये आपको पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव यहाँ पर आपका वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर वचन बस बदल देने से आपका भाषा विकास की आप नहीं देख सकते, आकलन नहीं कर सकते हो कि बच्चे की भाषाई क्षमता क्या है। एक वाक्य वो पढ़ देगा तो इससे भी आपको नहीं होगा, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? जब आप लेखन कोई कर रहे हो, लिख रहे हो, तो लिखने के कौशल में कौन सा ऐसा पक्ष होता है जो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है? बताइए, आंसर कीजिए। क्या अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति होता है, या लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी होता है, या सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास होता है, या प्रिंट समृद्धि वातावरण होता है? क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए और साथ साथ शेयर भी कीजिए। पहले आप लोग शेयर भी करके आइए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन।
लेखन कौशल का आपका विकास करना है तो सबसे कम महत्वपूर्ण, जो सबसे कम पक्ष होगा, जो पक्ष इसमें है 4 ऑप्शन है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर? क्योंकि यहाँ पर प्रिंट समृद्धि, आपका लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है ना, इससे आपका लेखन कौशल विकास नहीं होगा। अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है, आप लिख कर कोई अभिव्यक्ति बता रहे हो, इससे भी आपका, क्योंकि लिख रहे हो अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति लिख रहे हो, तो लेखन कौशल का विकास होगा। आज सुंदर लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी, आप कोई लिख कर कार्य दे रहे हो तो शिक्षक कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी, तो यहाँ पर भी लिखने का आपका विकास हो रहा है। फिर सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, आप यांत्रिक अभ्यास का कई बार लिख रहे हो, सुंदर लेखन लिख रहे हो, अच्छी टिप सोचते हो हमारी राइटिंग अच्छी आए, तो वहाँ पर बार बार प्रयास करें लिखने का, तो यहाँ पर भी आप लेखन कौशल का विकास हो रहा है। हो किसमें नहीं रहा है? प्रिंट समृद्धि वातावरण। ये क्वेश्चन बहुत आता है टेट एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ। देखिए ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर ऐसा टर्म्स है और इससे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। बस ऑप्शन बदल सकते हैं, बाकी सब कुछ यही रहेगा। तो प्रिंट समृद्धि, प्रिंट करके आपको कोई चीज मिल भी गई तो वो तो प्रिंट किया हुआ है, आपको कुछ ऐसा तो उसमें है नहीं रोल, है ना, तो इससे आपको लिखित लेखन कौशल में कोई आपका पक्ष मजबूत नहीं होगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। सही मिलान कीजिए। क्या? तब तक आप क्वेश्चन देखिए, पानी पी लेती हूँ। बताइए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन तो अब तक थोड़ा सा लॉन्ग था, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी करने चाहिए, है ना। चलिए तो सही मिलान कीजिए। बताइए यहाँ पर तिरंगा में क्या होगा? क्या द्वंद्व समास होगा, या थोड़ा थोड़ा में द्विगु समास होगा, या लोकप्रिय में अव्ययी भाव समास होगा, या दिन रात में तत्पुरुष समास होगा? बताइए, सही मिलान करके बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। क्या पहले का चौथा होगा, या इसका तीसरा होगा, या क्या होगा? बताइए। इसमें टाइम देती हूँ थोड़ा सा, 1 सेकंड का आपको, तो अपना राइट ऑप्शन की ओर देख लेते हैं क्या है। तिरंगे में क्या हो जाएगा? बताइए, मिलान कीजिए, तिरंगे में क्या होगा यहाँ पर? आंसर करें सभी लोग। तो तिरंगे का क्या, तिरंगा शब्द क्या है? तिरंगा, 3 रंग है यहाँ पर, तिरंगा में 3 रंग। अब आपको मालूम है कि द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची। द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची होता है। तिरंगा 3 रंगों की बात हो रही है, यहाँ पर 3 रंगों की बात हो रही है, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर कि पहले का दूसरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है? बी में भी है और सी में भी है, तो ये आपका हुआ। अब बात करिए थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ये बताइएगा कौन सा पार्ट होगा इसमें, कौन सा यहाँ पर मिलान कीजिए आप इसका थोड़ा थोड़ा में। एक ही वर्ड है, बार बार आवृत्ति हो रही है, हम समास में ये चीज को पढ़ चुके हैं और काफी अच्छे से पढ़े हैं। बताइए, आंसर कीजिए, थोड़ा थोड़ा में क्या होगा? तो थोड़ा और थोड़ा में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या कोई अव्यय हो तो वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे थोड़ा थोड़ा, हाथों हाथ, कानों कान, बातों बात, ये सब क्या हुआ? एक ही वर्ड की रिपीट हो रही ना, तो अव्ययी भाव समास। हाँ, अब यही आपके पास दिन रात, माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है? ये द्वंद्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ण मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 वर्ण मिल रहे हैं और दोनों अपने अपने में बहुत स्पेशल हैं, है ना। ठीक, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? दूसरे का क्या है? तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका दूसरे का क्या है? तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर। अब लोकप्रिय, लोकप्रिय क्या हो जाएगा? लोगों के लिए प्रिय, ये लोगों का प्रिय, तो ये कौन है? ये कौन हो जाएगा? किसमें यूज करते हैं हम? तत्पुरुष समास करते हैं। किसमें करते हैं? तत्पुरुष समास में। कारक चिन्ह जो होता है, लोगों का प्रिय, संबंध का के की, तो लोगों का प्रिय, है ना। तो संबंध में, संबंध कारक में हम ये यूज करते हैं, जो तत्पुरुष समास में हम कारकों का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये किस में हो जाएगा? तत्पुरुष समास में। अब यहाँ पर फोर्थ क्या कह रहा है? दिन और रात कह रहा है, तो ये तो आपको मालूम है कि क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो चौथे का चौथा किसमें है? ये आपको चौथे का पहला किसमें है? यहाँ पर आपका है ना। और यहाँ पर तीसरे का क्या है? लोकप्रिय में क्या है? चौथा है, तो ये तीसरे का चौथा है ना। थोड़ा थोड़ा अव्ययी भाव समास है, यानी बी का क्या है? तीसरा है। फिर तिरंगे में क्या है? द्विगु समास है, तो ये आपका पहले का दूसरा हो, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। उम्मीद करती हूँ इस तरह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? कविता, कोई कविता है, उसे कौन सा ऐसा तत्व होता है कविता में जो गद्य साहित्य से अलग करता है? कविता क्या हो गया? पद्य साहित्य हो गया। अब पद्य साहित्य को गद्य साहित्य कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो पद्य को गद्य से अलग करता है? बताइए,
क्या गेता अलग करती है, या शब्द भंडार में वृद्धि करती है, या भाषा प्रयोग की छटाएं करती है, या भाषा अर्थ की महत्ता करती है? कौन करता है अलग? कविता शिक्षण को कविता शिक्षण कौन सा तत्व होता है जो गद्य से अलग करता है? तो कौन करता है यहाँ पर बताइए? गेता करती है, क्योंकि कविता को आप गा करके सुनाते हो, है ना, लेकिन आप कहानी और किसी और को गा करके नहीं सुना सकते हो। शब्द भंडार की यहाँ पर बात नहीं है। भाषा प्रयोग की छटाएं, क्योंकि आप कहानी में भी भाषा प्रयोग की छटाएं यूज करते हो और यहाँ पर कविता में भी करते हो, इसकी कोई बात नहीं है। भाषा अर्थ आपको कहानी भी देती है, अर्थ आपको कविता भी देता है, इसकी कोई बात नहीं। शब्द भंडार तो आपको कविता में भी शब्दों का प्रयोग मिलता है और आपको कहानी में भी मिलता है, लेकिन गेता आपको कहानी में नहीं मिलती। तो यही आपको गद्य और पद्य में अलग बताती है ना। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं। पाठ्यचर्या है सहगामी क्रियाएं, साथ साथ कोई क्रियाएं कर, पाठचर्या पढ़ा रहे हो उसके साथ कोई ऐसी क्रियाएं, साथ साथ कोई क्रियाएं करो। जैसे कौन सी क्रियाएं हो रही है? पाठ के साथ पाठचर्या पढ़ा रहे हो, आप क्लास में पाठ पढ़ा रहे हो, उसके साथ साथ कोई ऐसी क्रियाएं कर रहे हो। कौन सी क्रियाएं? जैसे कि गीत है, संवाद है, अंताक्षरी है, भाषण है, वाद विवाद है, आदि में सहायक है। जो क्लासेस में जैसे कि वाद विवाद होता है, गीत संगीत होता है, अंताक्षरी करवाया जाता है, तो ये सब किसमें सहायक होते हैं बताइए? पहला ऑप्शन क्या है? अधिक अंक प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये भाषा और साहित्य को समझने में होते हैं, ये समय और श्रम की बचत करने में होते हैं, या शिक्षक के कार्यभार को कम करने में? बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा? गीत संगीत आप जब पाठ के साथ सहगामी क्रियाएं, साथ साथ कोई क्रियाएं करा रहे हो क्लासेस में, गीत वहाँ पर कविता कोई बच्चा गा रहा है, संवाद बातचीत करवा रहा है, अंताक्षरी हो रही है वहाँ पर क्लासेस, भाषण हो रहा है वहाँ पर, वाद विवाद प्रश्नोत्तरी हो रही है, तो ये सब किसमें सहायक है? तो भाषा और साहित्य में होता है। भाषा और भाषा का भी, क्योंकि गीत संगीत, गीतों से आपको भाषा मिला, संवाद बातचीत किए तो भी आपको भाषा का विकास हुआ, अंताक्षरी किए तो अभी आपको नए नए वर्ड मिले, भाषण दिए उसमें भी आपको बोलने का भी मौका मिला और आपको शब्दों का भी चयन करने, कहाँ पर क्या शब्द बोलना है, वाद विवाद में भी आपको शब्दों का चयन करके, तो यहाँ भाषा और साहित्य दोनों का आपको यहाँ पर विकास होता है। अधिक अंक प्राप्त करने में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब आप एक्टिविटी करोगे तो अंक प्राप्त कर लोगे, समय और श्रम की बचत होगी ऐसा भी नहीं है, या शिक्षक के कार्यभार को कम कर दिए हो इसमें से, ये अभी आपका राइट ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो बात करती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन बना हुआ है, यूपी टेट क्वेश्चन देख लीजिए। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? बताइए, क्या द्वंद्व समास में होता है, या तत्पुरुष समास में होता है, या बहुब्रीहि समास में होता है, या द्विग समास में? आंसर कीजिए किसमें होगा? किस समास में उत्तर पद प्रधान होगा? बताइए, आप लोग बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका? द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, या द्विगु होगा? उत्तर पद आपको ध्यान देखना, दो पद होते हैं कोई भी शब्द में, एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद। पहले कौन सा होता है? पूर्व पद होता है, फिर कौन सा पद होता है? उत्तर पद होता है। अब पद कितने होते हैं? पद आपके दो होते हैं, कोई भी शब्द में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक दूसरा उत्तर पद होता है। जो पहले होता है वो पूर्व होता है, जस्ट उसके बाद उत्तर पद होता है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान? बताइए। द्वंद्व में होता है तो आपको मालूम है कि द्वंद्व में दोनों समास आपका मायने रखता है, दोनों पद प्रधान होता है। जैसे माता और पिता, तो माता भी अपने आप में प्रधान है, पिता भी है, तो इसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जैसे कि पीताम्बर, पीला है अंबर, अर्थात किसकी बात हो रही है? अर्थात कृष्ण जी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर भी दशहयान अर्थात रावण की बात हो रही है। तो ये बहुब्रीहि समास क्या हमको अर्थ देता है? हमको कोई ना कोई तीसरा अर्थ देता है, हमको कोई ना कोई तीसरा अर्थ देता है। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। द्विगु समास की जब बात होगी तो आपको मालूम है कि द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला शब्द कैसा होता है? संख्यावाची होता है ना। तो यहाँ पर भी नहीं, उत्तर पद। अब यहाँ तत्पुरुष समास में जरूर आपके होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान हो। जैसे राजकुमार, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, तो यहाँ पर राज क्या हो जाएगा? राजा क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा। अब कुमार कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर पद होता है, राजा का कुमार, है ना। तो ये आपको उत्तर पद हो जाएगा, तो उसमें प्रधान होता है। पुरुष समास में आपको ये उत्तर पद आपका प्रधान होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर सारी चीजें एक साथ हम समझ रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दे के समझिएगा, क्योंकि समय निकलने के बाद फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आप भाषा सिखा रहे हो, तो भाषा सिखाने का जो सबसे अधिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है भाषा सिखाने का? पहला है कि मुहावरे लोकोक्तियों को ज्ञान प्रदान करना होता है, या कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना होता है, या तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना होता है, या कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने का कुशलता का विकास होता है? बताइए क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन? भाषा सिखाते हैं तो भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने का, वो उद्देश्य कौन सा होगा? मुहावरे लोकोक्ति ज्ञान प्रदान करना है, या कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना है, या तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना है, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति की या कुशलता का विकास होगा? तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को क्या कर रहे हो? भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य यहाँ पर पूछने बात की गई है। भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या हो जाए कि बच्चा क्या करे? अपनी बात को कम से कम कह तो सके वो, है ना। भाषा सीखेगा तो कम से कम अपनी बात को स्पष्ट तो कर सके, आखिर प्रॉब्लम क्या है। कोई चीज़ वो सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो जब वो कोई भाषा उसमें होगी उसके पास, तभी तो वो बात अभिव्यक्त कर पाएगा। यही आपका उद्देश्य है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर तो बहुत जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन बात यहाँ पर प्राथमिक स्तर की हो रही है, तो ध्यान रखिए कि जब स्तर की देख लीजिएगा, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है या उच्च प्राथमिक की हो रही है या किसकी बात हो रही है, उसी से रिलेटेड आपको उस तरह का आंसर करना है ना। चले तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेयर करते रहिएगा आप लोग। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को परखने के लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? क्या करना है यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर है, ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? मतलब कि हिंदी भाषा को मतलब अभिव्यक्ति, बच्चा क्या करे कि अपनी भाषा से, हिंदी भाषा से वो किस प्रकार से अभिव्यक्ति कर पा रहा है, बच्चा किस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग कर, हिंदी भाषा का प्रयोग करके अभिव्यक्त कर पा रहा है, अपनी बात को कह पा रहा है दूसरों से। इसको परखने के लिए आप किस प्रश्न को आप बच्चे से पूछेंगे कि आप कैसे ऑब्जर्व करें कि बच्चा या अपनी बात को कह पा रहा है या भाषा का विकास हो पाया है? इसमें नहीं, इस चीज़ को परखने के लिए आपका महत्वपूर्ण ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? पहला आप क्या क्वेश्चन करेंगे उससे कि ताकि आपको पता चल पाए कि इस पे भाषा का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या क्वेश्चन करेंगे कि आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चे से आप कहोगे कि आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का बच्चों को वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ, या सेना पर को क्यों घेर लिया, ये पूछोगे आप। थर्ड ऑप्शन है लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। लोकगीत क्या होते हैं? संस्कृति के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। या फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन है लेखक ने ऐसे क्यों कहा कि ताजा बर्फ, यहाँ पर बर्फ होगा, बर्फ नहीं होगा, ताजा बर्फ धोखा देने वाली होती है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको राइट लगता है और आप बच्चे से वहां पर पूछेंगे और आपको लगेगा कि हाँ बच्चे अब भाषा का विकास हो रहा है? बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? आंसर कीजिए सभी लोग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात संस्कृति की हो रही है, सभ्यता की बात हो रही है, और बात यहाँ पर अपने विचार को व्यक्त करने की भी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जो अपने विचार व्यक्त करने की हो, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को अवसर दे रहे हो सीखने का, बात करने का, यही आपका पॉजिटिव टेंस होगा, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा बच्चे में भाषा का विकास हो रहा है कि नहीं, तो ये आपको पता चल जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए तो आज के हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप रिजल्ट की बात है तो कल हम यहाँ पर जो लकी ड्रॉ होंगे कल वो नाम बता दिया जाएगा आप सबको, है ना। तो खेद है हमें कि आज हम आपको नहीं बता पाए, टेक्निकल इशू के कारण हम आपको नहीं बता पाए हैं, लेकिन कल हम आपको बता देंगे, है ना। तो उसके पहले आप अपनी तैयारी को बेहतर रखना है, डेली आपको रिविजन करते रहना है। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा तो हम वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत।